चलिए फिर हम लोग अपनी अगली क्लास की ओर बढ़ रहे हैं। आज से हम लोग अपने क्लाइमेटोलॉजी का चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, जलवायु विज्ञान पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो है वो जैसे ये अर्थ है तो अर्थ के अंदर का, है ना, अर्थ का जो लेयर है उसको समझ लिया था। अर्थ के जो सरफेस है उसको हमने पढ़ लिया, मतलब अर्थ के शेप, उसके लेयर्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। अभी उसके बाद हम लोगों ने जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा, जिसमें पृथ्वी के जो सतह पर जो भी स्थलाकृतियां हैं उनसे संबंधित हम लोगों ने जो भी फैक्ट्स थे वो जाना, जो चैप्टर्स थे वो जाना। अभी क्या है कि अर्थ के ऊपर ना एक एटमॉस्फेयर है ना, गैसों का एक आवरण है, घेरा है, हम उसको आज पढ़ेंगे, है ना। खासतौर पे वो एटमॉस्फेयर का चैप्टर है। फिर भी जो पृथ्वी की सतह के ऊपर का हिस्सा है ना, कुछ गैसीय आवरण है, और इसके अलावा जो तापमान है, वायुदाब है, चक्रवात है ना, आर्द्रता है, इन सब में जो भी पैटर्न है या कहें क्लाइमेट है ना, उसको पढ़ना है। यहां पर क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी पहली चीज तो हमें यही जानना होगा ना, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी में अगर हम क्लाइमेट ही नहीं जानेंगे तो क्लाइमेटोलॉजी कैसे पढ़ेंगे। सो क्लाइमेटोलॉजी को पढ़ने, क्लाइमेटोलॉजी होता क्या है? क्लाइमेटोलॉजी जो है ना, उसमें जलवायु मतलब किसी एक स्थान विशेष या फिर हो सकता है पूरे अर्थ का जो है ना, वो जलवायु पढ़ना हो या क्लाइमेट पढ़नी हो, जिसका अध्ययन किया जाता है ना, उसको क्लाइमेटोलॉजी कहेंगे। समझ रहे हैं? पूरे अर्थ का या अर्थ के किसी भी स्थान का अगर हम जो है कभी भी अध्ययन करते हैं तो उसको क्लाइमेटोलॉजी कहेंगे। ये एक यूनिवर्सल डिफिनेशन है, ये बहुत आसान भी है, समझा भी जा सकता है। लेकिन अगर हम इसको इलेबोरेट करते हैं ना तो और ढंग से, तो अगर हम कहें कि मान लीजिए कि ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के किसी एक अक्षांश के आसपास का जो क्लाइमेट होता है ना, उसका अध्ययन किया जाता है। खास तौर पे अगर हम जब भी देखेंगे ना, अभी आगे क्लाइमेटोलॉजी में जब भी कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग खास तौर पे अक्षांश का यूज करेंगे कि मान लीजिए भारत जिस स्थान को अक्षांश पर है, मान लो 23.5 डिग्री पर है, तो 23.5 डिग्री पर कौन सी क्लाइमेट पाई जाती है? सिंपल सा, ठीक है, क्लाइमेट, या फिर वहां पर तापमान की स्थिति क्या होती है, वायुदाब कितना है ना, वहां पे चक्रवात आता है कि नहीं आता है, आता है तो किस प्रकार का आता है, प्रति चक्रवात आता है तो किस प्रकार का आता है ना, वो क्या क्या कंडीशंस हैं, ये सब हमें एक अक्षांश पर देखना होगा। और यही जो है इसी को क्लाइमेटोलॉजी बोला जाता है, ज्योग्राफी के लैंग्वेज में, जो हमें यूपीएससी में पढ़ना है ना। वैसे तो बहुत विस्तार से अगर हम जिस चर्चा करेंगे तो फिर बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी में क्या 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 चीजें, तो वो सब तो हमें पढ़ना ही है, ठीक है। आवाज उसकी बंद कर लीजिए। तो ये है क्लाइमेटोलॉजी। अब क्लाइमेटोलॉजी में हमें जो पढ़ना है वो है, ये देखिएगा, हम लोग भौतिक भूगोल पढ़ रहे थे। भौतिक भूगोल में हम लोगों ने अर्थ के इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ लिया था, अर्थ की, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने जियोमॉर्फोलॉजी या भू आकृति विज्ञान पढ़ लिया। और आज से हमें जो भौतिक भूगोल का अगला सेगमेंट है, इकाई है, यूनिट है, वो है जलवायु विज्ञान, वो हम पढ़ रहे थे, ठीक। यहाँ पर लिखा भी है कि जलवायु विज्ञान क्या है। तो जलवायु विज्ञान भौतिक भूगोल की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी अथवा किसी स्थान विशेष की जलवायु का अध्ययन किया जाता है, ठीक। भौतिक पर्यावरण के विभिन्न घटकों में जलवायु महत्वपूर्ण घटक है ना। अभी जब जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे होंगे तब उसमें हमने देखा था विंड्स होती हैं, है ना, कहाँ पे विंड्स चलती हैं, टेम्परेचर की वजह से जियोमॉर्फोलॉजी में टेम्परेचर का काफी योगदान होता है ना। बहुत से रासायनिक परिवर्तन होते हैं, बहुत से भौतिक परिवर्तन होते हैं। ये सब जो बाह्य परिवर्तन है ना, उस हिसाब से देखेंगे तो जलवायु काफी महत्वपूर्ण योगदान देती है। जलवायु को प्रादेशिक विभिन्नता की कुंजी भी कहा जाता है ना। ऐसे ही एक स्टेटमेंट दे देगा यूपीएससी और पूछेगा कि जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान जो है वो जलवायु, वो प्रादेशिक विभिन्नता की कुंजी है, तो आप उसको कहोगे हाँ सही है, ऐसा तो, बल्कि ऐसा नहीं है, ठीक है। ये प्रादेशिक रूप से एरिया वाइज चेंज होता जाता है ना। भारत की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो दूसरी होती हैं, पाकिस्तान की, चलो ठीक है, ये अगर एक जोन की कहें ना, एक जोन की, साउथ ईस्ट एशिया की या साउथ एशिया की क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है, बट सेम एज जो है वो अमेरिका की थोड़ी होगी, ठीक है। तो भारत की जो क्लाइमेट है वो मानसूनी प्रकृति की है, समझ रहे हैं, लेकिन अमेरिका की नहीं होगी। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया की भी मानसूनी जलवायु हो सकता है, लेकिन यूरोप की तो होगी नहीं,
तो ऐसे जो विभिन्नता है ना, वो इसीलिए प्राकृतिक प्रादेशिक विभिन्नता की कुंजी कहा जाता है इसको। एक थे हम्बोल्ट, है ना, हम्बोल्ट ने सबसे पहले इसे क्लाइमा कहा, है ना। क्लाइमा का मतलब होता है बराबर होना, समान होना, और वही जो मैंने डिफिनेशन बताया वही इन्होंने बताया था, मतलब हम्बोल्ट ने, उन्होंने डिफिनेशन में बताया था कि एक अक्षांश पर जो तापमान का, वायुदाब का या स्थानीय पवने हैं या किसी भी प्रकार की पवन है, उनकी प्रकृति क्या है। अगर वो एक अक्षांश पर जो भी समान होंगे ना, उसको बोला जाएगा जलवायु विज्ञान, है ना। क्लाइमा आप कहा उन्होंने, इसका मतलब समझ रहे हैं, मुझे लग रहा है इसमें डाउट है थोड़ा सा। ये देखिए, कोई भी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा पर कौन सी क्लाइमेट पाई जाएगी, ये बात किया जाएगा। तो विषुवत रेखा पर ये एक अक्षांश पर समान जलवायु पाई जाएगी, यही तो कह रहा है। मतलब क्या हुआ कि एक अक्षांश पर जैसे विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें तो बराबर पड़ेंगी हर जगह ना, चाहे इस जगह पर आए, चाहे इस जगह पर आए, चाहे यहाँ पर आए, कहीं पर भी जाएंगे तो जो सूर्य की किरणें हैं वो समान पड़ेंगी, तापमान भी समान होगा लगभग, है ना, लगभग समान होगा। चेंजेस कैसे आ सकते हैं, अगर स्थल खंड है या महासागर है तो चेंज आ सकता है किसी भी प्रकार का, बाकी वैसे कोई चेंज नहीं आएगा। तो लगभग क्लाइमेट इसी को बोला गया, है ना। हम्बोल्ट ने इसे क्लाइमा कहा। इन्होंने बोला है कि पृथ्वी की अपने अक्ष पर झुकाव को इन्होंने क्लाइमा कहा, मतलब वही अक्षांश रेखाओं से संबंधित है। इसीलिए हम्बोल्ट को जलवायु विज्ञान का जनक कहा जाता है ना। फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी किसको बोलते हैं, हम्बोल्ट को बोलते हैं। ठीक, अब हमें देखना है कि जो क्लाइमेटोलॉजी है उसमें कौन कौन से सेगमेंट है जो हमें पढ़ने हैं यूपीएससी के लिहाज से, है ना। जो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा जाए, मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो, है ना। और अब तो ऐसा भी रह गया है कि अगर आप ऑप्शनल, आपका ज्योग्राफी है ना, तो ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस कभी कभी आपको जीएस फर्स्ट में भी मिल जाएंगे और उसमें ऑप्शनल में भी मिल जाएंगे सीधे सीधे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, मान लीजिए कि कई सारे हैं, जैसे कि ज्योग्राफी का ना कुछ क्वेश्चन डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आ जाता है, और डिजास्टर मैनेजमेंट का ज्योग्राफी में आ जाएगा, ज्योग्राफी मतलब GS1 में आ जाएगा। आप लोगों को तो ये मुझे आइडिया लगता है ना कि आइडिया होगा कि GS1 में क्या आता है, GS2 में क्या आता है ना। तो अगर मैं ज्योग्राफी बोलूँ या GS1 बोलूँ तो मतलब सिमिलर है, और मैं ऑप्शनल जब बोलूंगा तो मतलब वो ज्योग्राफी जाएगा, क्योंकि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। बाकी और कोई सब्जेक्ट होगा तो मैं मेंशन करूंगा कि नहीं सोशियोलॉजी है कुछ और। ठीक, तो फिलहाल डिजास्टर मैनेजमेंट में ज्योग्राफी चेंज होता है, इंटरचेंज होता है ना। ज्योग्राफी में पूछा जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट का, इन्वायरमेंट का हो सकता है रिलेट करके पूछ दे। ठीक, ऑप्शनल के सीधे सीधे क्वेश्चन जो हैं वो GS1 में मिलते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न है कि विश्व के अधिकांश जो मरुस्थल हैं, अधिकांश मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर स्थित हैं। ये जो क्वेश्चन है वो ऑप्शनल में भी आया हुआ है और GS1 में भी आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर प्रश्न जो है कोई सिमिलर होता है एकदम, मतलब कोई डिफरेंस नहीं होता कि ऑप्शनल में हो सकता है डिटेल में कुछ एक दो टॉपिक और बढ़ जाएं, है ना, ऑप्शनल में। लेकिन अगर आप जीएस के लिए जीएस भी पढ़ रहे हैं ना तो ठीक है, जीएस में भी काफी कुछ ज्योग्राफी ऑप्शनल का कवर हो ही जाएगा, ये तो जाहिर सी बात है। फिलहाल तो वायुमंडल हमें पढ़ना क्या है, क्लाइमेटोलॉजी में वायुमंडल पढ़ना है, वायुमंडल का संगठन, है ना, और उसका स्ट्रक्चर मतलब संरचना। तो वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड स्ट्रक्चर, वायुमंडल पढ़ना है। वायुमंडल में बहुत सी परतें पाई जाती हैं, वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल का प्रभाव क्या रहता है, ओजोन परत क्या होती है, ओजोन डिफ्लेशन क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, ये सब इसी के अंतर्गत है। सूर्यातप, इंसुलेशन, है ना। सूर्यातप, सूर्यातप का मतलब हुआ कि सूर्य जो है, सूर्य से प्रकाश निकलता है, उसमें ऊर्जा निकलती है, और पृथ्वी उस ऊर्जा का सिर्फ 1% भाग ही ऑब्जर्व कर पाता है ना। और 1% भाग में ही इतना कुछ है हमारे पास। ठीक, तो 1% ऊर्जा लेती है, और वो ऊर्जा क्या पृथ्वी के हर एक जगह पर समान रूप से पाई जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। अक्षांशीय विभिन्नताएं हैं, विषुवत रेखा पर सर्वाधिक हो सकती हैं, या हो सकता है कि मध्यम हो,
हो सकता है कर्क रेखा पर ज्यादा हो, मकर रेखा पर ज्यादा हो या कम हो। ध्रुवों पर हो सकता है एकदम कम हो, है ना, क्योंकि वहां पर बर्फ का जमाव तभी है ना जब वहां पे ऊष्मा सबसे कम पहुंच पाती है। तो सूर्य तप की मात्रा को भी देखेंगे, वे कौन कौन से कारण है जो सूर्य तप को अफेक्ट करते हैं, है ना। तापमान सेम चीज है, सेम तरीके से है कि तापमान में कौन कौन से तापमान में चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आएगा। हो सकता है स्थानीय विभिन्नता हो सकता है कि प्रादेशिक हो। तो इन सब। वायुदाब क्या होता है, वायुदाब और पवने। वायुदाब एयर प्रेशर है ना, और क्लाइमेटोलॉजी में दो फैक्टर या दो कहें तीन फैक्टर बहुत ज्यादा काम आते हैं, है ना। एक तो सूर्य तप सबसे ज्यादा, है ना, अगर सूर्य ही नहीं होगा तो पृथ्वी का अस्तित्व नहीं होगा। और अगर तापमान नहीं होगा तो बहुत सारी विंड्स हैं उनकी डायरेक्शंस नहीं पता चलेगी, डायरेक्शंस नहीं होंगी। क्लाइमेटोलॉजी एयर से ही बना हुआ है ना। क्लाइमेटोलॉजी पूरी तरीके से एयर पर ही बेस्ड है। तो मैं क्या बता रहा था, वायुदाब और पवन, सूर्यतप और तापमान, ये तीन फैक्टर्स जो हैं वो क्लाइमेटोलॉजी को पूरी तरीके से निर्धारित करते हैं, है ना, क्लाइमेट को निर्धारित करते हैं। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, है ना, और वर्षण। ह्यूमिडिटी क्या है कि जलवाष्प, अगर हम कहें तो सीधे सीधे कम और सरल शब्दों में कहें तो ह्यूमिडिटी जो होती है या फिर जलवाष्प जो होती है, वाटर वेपर जो होता है, उसकी मात्रा कितनी है हवा में, सीधे सीधे उसको जानेंगे, है ना। इसके अलावा वर्षण, मतलब वर्षा कितने प्रकार की हो सकती है ना, कितने प्रकार की हो सकती है वर्षा, कैसे होती है, बादलों का निर्माण कैसे होता है, बादल क्या होते हैं, कितने प्रकार से होते हैं, कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, है ना। तो जो फीचर्स हैं उनसे प्रश्न कभी काफी बने हैं। अगर हम देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, खासतौर पे प्रीलिम्स में, तो उसमें काफी पूछे जाने की संभावना है वर्षण के बारे में, है ना। वायु राशियां, है ना, ठंडी वायु राशि होती है, गर्म वायु राशि होती है, अपतटीय, है ना, इस तरीके से कई वायु राशियां होती हैं। और वाताग्र का भी निर्माण होता है। वाताग्र क्या होता है, जहां पर दो विपरीत जो स्पेसिफिकेशन वाले जो हवाएं होती हैं वो मिलती हैं, जैसे कि ठंडी हो गई और गर्म हो गई, तो जिन क्षेत्रों में ये दोनों ही हवाएं मिलेंगी वहां पर एक वाताग्र का निर्माण हो सकता है ना। और जो हवाएं हैं, विंड्स हैं, उनको वायु राशियां बोला जाएगा। चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन, आप लगभग मुझे लगता है हर साल या कहें तो 6 महीने पे आप सुनते रहे हैं चक्रवात क्या होता है, प्रतिचक्रवात क्या होता है। भले ही इसके बारे में न जानते हो लेकिन सुना होगा कि यहाँ तबाही मचा दी, वहां तबाही मचा दी। क्या चक्रवात पूरी दुनिया में सिर्फ चक्रवात के नाम से जाना जाता है, या सिर्फ चक्रवात हमारे यहाँ ही आता है ना। तो ये है, अगर चक्रवात होता क्या है, भारत के किस कोस्ट को वो अफेक्ट करता है, क्यों करता है, क्या इससे, ये तो रहा ज्योग्राफी। लेकिन अगर हम कहें कि ये एक आपदा के रूप में हमें प्रभावित करती है, तो इसका जो मैनेजमेंट होगा ना वो डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट हो जाएगा। तो कभी कभी जब पूछेगा कि चक्रवात के बारे में तो समझ में नहीं आएगा कि ये GS1 में कैसे पूछ लिया या फिर GS3 में कैसे पूछ लिया फिलहाल। और मौसम एवं जलवायु, विश्व की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस कहें या फिर विश्व की जो भी क्लाइमेट है ना, सवाना टाइप की क्लाइमेट है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, इस तरीके से जो भी मानसूनी जलवायु है, ये जितने भी प्रकार की अलग अलग क्लाइमेट है ना, उनके बारे में पढ़ना होगा हमें। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है आपका क्लाइमेटोलॉजी के बारे में, आपको इसमें पढ़ना क्या है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। बाकी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो भी PDF में होगा आपको क्लास में, मतलब जो भी हमारा फ्री स्टडी मटेरियल है या कहें जो पेड भी है, पेड तो नहीं है फिलहाल हमारा कोई भी और कोर्स जो है, तो जो फ्री स्टडी मटेरियल है उसमें ये आपको अपलोड कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो उसमें हो सकता है कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाए। तो नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश में प्रॉपर मिलेगा क्लाइमेटोलॉजी से, ठीक है। अगर आप नहीं भी लिख रहे हैं तब भी काम चल जाएगा, लेकिन जो क्लास में बैठे हैं उनके लिए लिखना जरूरी है ना, क्लास में जो बैठे हैं उनके लिए जरूरी है। और नोट्स तो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, नोट्स प्रॉपर होना चाहिए, ये लेकर नहीं चलेगा काम। एक A4 साइज का जो स्पाइरल कॉपी होती है ना वो लेकर चलना पड़ेगा, हाँ।
नहीं ये नहीं चलेगा। हाँ ठीक से करिए उसको, जो भी अगर नोट्स बनाइए तो प्रॉपर बनाइए, और ये क्लास तो मिस नहीं करिएगा, नहीं तो इस एक क्लास के बाद अगर मिस हुई कोई भी क्लास ना, तो फिर अलाउ नहीं होगा पूरी क्लाइमेटोलॉजी में। तो आप उधर ही बैठ के पढ़िएगा, ठीक है, समझ गए। तो ये या तो अहम छोड़ दीजिए कि नोट्स नहीं बनाएंगे, ठीक है, गलत तरीके से बनाएंगे या जो अपनी मर्जी से बनाएंगे तो बाद में मेरे को ब्लेम करेंगे कि मैंने सही से नहीं किया। नहीं आपके लिए नहीं अवेलेबल है, क्लासरूम में जो भी हैं उनके लिए नहीं अवेलेबल है, ठीक है। स्मार्ट, हाँ ठीक है, चलिए। तो हम यहाँ से अपना पहला टॉपिक जो था वायुमंडल है ना, वायुमंडल को पढ़ेंगे, वायुमंडल का संगठन और उसकी संरचना, ठीक है। तो वायुमंडल क्या है? वायुमंडल जो है, अगर हम कहें ये अर्थ है, तो अर्थ जो है ना वो एक तरह से प्रोटेक्टेड है ना, कुछ लेयर्स पाई जाती हैं विंड्स की जो है, हवाओं की, कुछ गैसेस होती हैं, गैसेस के फॉर्म में होता है या धूल कण के फॉर्म में होता है, तो वो कुछ लेयर बनाता है ना, लेयर कहें एक तरह से कवर बनाता है, ढकता है उसको, अर्थ को। एक एग्जांपल देता हूं आपको कि एक सुई जो है वो किसी दूसरे ग्रह से अगर चलती है और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो सकती है, मैं काउंट नहीं, मान लो वो लाइट की स्पीड से ही अर्थ की ओर बढ़ रही है, अगर हमारा एटमॉस्फेयर ना हो, ठीक है, ये घेरा ना हो और वो सीधे अर्थ के सरफेस से टकराएगा, तो वो परमाणु बम अगर कोई फूट रहा है तो उससे 3 गुना ज्यादा का ऊष्मा उसमें होगा, मतलब वो इतनी एनर्जी पैदा करेगा सिर्फ एक सुई, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता है तो आप ये सोचो, आप थोड़ा बहुत तो ये जानते ही होंगे कि ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में बहुत सारे उल्का पिंड जो है इधर से उधर घूम रहे हैं, अगर वो किसी भी तरीके से अर्थ के सरफेस से टकरा गए तो एक परमाणु बम तो झेला नहीं गया जापान से, 2 कहें अगर झेला नहीं गया, अगर उतनी एनर्जी का 3-3 बम एक साथ फूटे और सिर्फ एक सुई की नोक का, तो अगर हम कहें एक बड़ा सा उल्का पिंड अगर पृथ्वी से टकरा जाए तो क्या होगा, समझ रहे हैं। तो अगर मैं कहूं कि ये जो एटमॉस्फेयर है ना वो अर्थ को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जितने भी उल्का पिंड हैं उनसे, है ना, उन बहुत तेज से ये अर्थ घूम रहा है, हमने बताया था कि अपने जगह पर पृथ्वी बहुत तेजी से घूम रही है और उसी के साथ में ये जो एटमॉस्फेयर है वो भी घूम रहा है ना, अगर ये ना घूम रहा होता तो शायद यहाँ पर जीवन का अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि ऐसे उल्का पिंड टकराते रहते और हम लोग डायनासोर होते जाते। डायनासोर का मतलब जानते हैं, खत्म होना, ठीक, कुछ ऐसा ही घटना हुई थी, पृथ्वी से कुछ टकराए और डायनासोर्स की डेथ हुई है। तो इंसान को ऐसा लगता है ना कि वो हमेशा है, इस तरीके से जीने की कोशिश करता है, लेकिन उसे क्या पता कि प्रकृति ना अपने नियमों से चलती है, आज है कल कुछ और, ठीक, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हम लोग आगे आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा अर्थ दे सकें पूरी टेक्नोलॉजी के साथ, ताकि वो इस तरह की कोई भी घटनाएं हों तो उसे बच सकें। हाँ ऑब्वियसली रहे होंगे, इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, लेकिन होते तो जिंदा नहीं रहते आप लोग, हम लोग मतलब, ठीक है। तो ये जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, वो हमें बाहर की जितने भी वायुमंडल या ब्रह्मांड के जो भी उल्कापिंड हैं या बाहर से कोई भी आने वाली वस्तु है, चीज है, उसे टकराने या फिर पृथ्वी को सेफ रखने की कोशिश करता है, ठीक है, सुरक्षित रखता है, एक घेरे की तरह, आवरण की तरह काम करता है। ये सिंपल डिफिनेशन है, सिंपल डिफिनेशन क्या कहें कि एटमॉस्फेयर को समझना, लेकिन एटमॉस्फेयर जो लेयर की मैं बात कर रहा हूं ये है क्या एक्चुअली, ये गैसों का है ना, गैसों का, यहां पर देखिए, चलिए इसी में देख लेते हैं। वायुमंडल का तात्पर्य पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु के आवरण या घेरे से है, सिर्फ वायु नहीं होती इसमें, है ना, अर्थात अगर हम देखें तो वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है, ठीक, इसके अतिरिक्त वायुमंडल में भारी संख्या में ठोस और तरल कण होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से एरोसोल कहा जाता है, ठीक है, एरोसोल कहा जाएगा। अब
एरोसॉल को गैस मत समझिएगा, वो धूल कण है ना, धूल कण, चाहे वो तरल अवस्था में हो ठोस में हो, ठीक। इन्हीं गैसों के मिश्रण को जो है, या फिर कहें एरोसॉल और गैसों के मिश्रण को मिला दिया जाए तो हमारा एटमॉस्फेयर बनता है। अब जो ये एटमॉस्फेयर है ना, इसकी जो हाइट है लगभग 10,000 किलोमीटर की है, लगभग 10,000 किलोमीटर की है। हमें जो आखिरी लेयर है ना, ऊपरी जो सबसे परत है, उसके बारे में विशेष बहुत जानकारी नहीं है। बहुत जानकारी नहीं है कि मतलब ये हुआ कि वो कितनी ऊंचाई तक है हमें नहीं पता चलता, वो अनंत अंतरिक्ष में खो जाता है कहीं जाकर, तो कुछ हमें नहीं पता चलता कि कितनी ऊंचाई तक है। बट हम शुरू की 4 लेयर को पूरी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। 5वीं जो लेयर है बहिर्मंडल है ना, एक्सोस्फेयर है, उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है। क्या मतलब कि उसकी कोई हम डिफाइन नहीं कर सकते कि इतनी ऊंचाई पर जाके वो खत्म हो जाता है ना, वो एक अनंत अंतरिक्ष में कहें तो विलीन हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक। तो वायुकृत एरोसॉल कहा जाएगा। वायुमंडल की औसत ऊंचाई लगभग 10,000 किलोमीटर है। समस्त वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% हिस्सा लगभग जो है वो 32 किलोमीटर की कम ऊंचाई तक सीमित है। अगर हम अर्थ के 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक उठते हैं तो लगभग 99% से ज्यादा गैसेज जो हैं वो इसी 32 किलोमीटर के दायरे में आ जाती हैं। मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के निकट वही तो गैसें पाई जाएंगी जो भारी होंगी, और जो हल्की होंगी वो ऊपर की ओर होंगी, सबसे ऊपरी लेयर में होंगी। इसीलिए सबसे आखिरी वाली लेयर जो है ना, बहिर्मंडल या एक्सोस्फेयर है, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता है, वो बहुत हल्की गैसेज होती हैं। बाकी अगर कहें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से जो और भी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब जो गैसेज हैं वो अर्थ के सरफेस के आसपास पाई जाती हैं, ठीक है। अतः वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात में परिवर्तन आता है, जैसे कि इस प्रकार बदलता रहता है। जैसे कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन लगभग नगण्य हो जाएगा, 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन लगभग नगण्य हो जाएगा। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर तक ही पाए जाते हैं, समझ रहे। तो अभी हम लोग जब स्ट्रक्चर देखेंगे ना एटमॉस्फेयर का, तो उसमें और डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी इतना ही आपको देखना है कि ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे जो गैसेस हैं वो सघन नहीं होंगी, विरल होती जाएंगी, और पृथ्वी के आसपास जो है ना, पृथ्वी के आसपास सरफेस के आसपास जो है वो काफी सघन मात्रा में होंगी जलवायु, वो गैसेस। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन स्वच्छ शुष्क हवा का लगभग 99% हिस्सा होते हैं, ठीक। शेष गैसें अधिकांशतः निष्क्रिय अवस्था में है और वायुमंडल का लगभग 1% हिस्सा है। इन गैसों के अलावा वायुमंडल में बड़ी मात्रा में जलवाष्प और धूल के कण भी मौजूद हैं। इन ठोस तथा तरल कणों का जलवायु संबंधी अत्यधिक महत्व है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम देखें कंपोजिशन में, अगर यहाँ पर देखिए तो नाइट्रोजन लगभग 78% है ना, 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। 21% जो है वो लगभग ऑक्सीजन है। 21 क्या कहें तो 20 प्लस होगा थोड़ा सा, 21 उसको देख पढ़ा जाता है। और 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर, अदर गैसेस पाई जाती हैं। अगर हम इनको नंबरिंग में देखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, नाइट्रोजन जो है 78.08% होता है, ऑक्सीजन 20.95%, ऑर्गन 0.93%। हो सकता है कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि इनका सीक्वेंस क्या है, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कभी आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको इनको सीक्वेंस में लगाने को आ सकता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% है ना, वैसे तो 2 ही अंक लिया जाता है, लेकिन फिर भी अगर हम नहीं देखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन है ना, एक्सनॉन और हाइड्रोजन, इस तरह से ये कुछ मेजर गैसेज हैं जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, है ना। इसमें ओजोन भी है, इसमें लिखा नहीं हुआ है, लेकिन ओजोन भी पाई जाती है 0.003%। ओजोन, अगर ओजोन नहीं होगा तो भी पृथ्वी का अस्तित्व नहीं होगा, पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व नहीं होगा। फिलहाल वायुमंडल की गैसेज में हम जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन कुछ वीडियोस हैं, हम उसको भी साथ साथ में देखते चलते हैं तो शायद और अच्छे से समझ में आ सके। अवश्य
This here is where the weather appears. ठीक है, अभी मुझे लगता है वो वीडियो नहीं है इसमें फिलहाल। तो नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन पूरे वायुमंडल के आयतन का लगभग 78.08% पाया जाता है। नाइट्रोजन पृथ्वी की बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है। अगर ये नहीं होगा तो यहाँ पर जो जीवन है ना उसमें पोषक, खासतौर पे अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो ये जीव जंतुओं को ना पोषक तत्व प्रदान करने वाला एक गैस है ना। अब बात आती है क्या ये सक्रिय अवस्था में है या निष्क्रिय अवस्था में है नाइट्रोजन। तो क्या हम डायरेक्टली ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करते हैं या नाइट्रोजन? ऑक्सीजन करते हैं। नाइट्रोजन तो सीधे लेते नहीं है, फिर भी नाइट्रोजन हमारे शरीर में पाया जाता है। या हम कहें कि सिंपल सा कि जो पेड़ पौधे हैं वो नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, लेकिन क्या डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली ले लेते हैं? तो नहीं। मतलब ये हुआ, स्टेटमेंट मेरा ये बन रहा है कि जो भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो निष्क्रिय अवस्था में है, उसको सक्रिय बनाने वाले कई तरीके होते हैं, कई प्रोसेस हैं, है ना। जैसे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो गया, है ना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होगा, अभी फिलहाल उसको देख लें। देखिए, यह अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न प्रकार के ऑक्सीकरण में, हाँ यहाँ पर देख लीजिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, N2 को वो NH3 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यह NH3 हेतु नाइट्रोजन गैस होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाएगा। नाइट्रीकरण क्या है, नाइट्रीकरण भी होता है जिसमें अमोनिया से नाइट्राइड बनता है, NO2 बनता है, और नाइट्रेट बनता है, NO3 बनेगा। क्लियर है। यहाँ पे डीनाइट्रीकरण होता है जिसमें नाइट्रेट NO3 से नाइट्रोजन गैसों में चेंज होता है। यहाँ पर ये जो है, इसी तीनों को अगर हम देखें ना, इसी को नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं, है ना। नाइट्रोजन का फॉर्म चेंज होगा, फिर दूसरे फॉर्म में आएगा, फिर दूसरे फॉर्म में आएगा, और फिर वापस वो नाइट्रोजन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन के चेंज होने की साइकिल है इसे ही नाइट्रोजन साइकिल कहा जाता है फिलहाल। तो नाइट्रोजन सभी जीवित जीवों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो उनके प्राथमिक पोषक तत्वों का एकमात्र स्रोत है, ठीक। यह एक अपेक्षाकृत निष्क्रिय गैस है। केवल जब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन गैस से अमोनिया में परिवर्तित किया जाता है तो यह पौधों जैसे प्राथमिक उत्पादों के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। यह कैसे होता है, मान लीजिए नाइट्रोजन है, N2 है ना, ये एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, ठीक है, ये वायुमंडल में है, ठीक है, वायुमंडल में है। यहां पर मान लीजिए कोई पेड़ है, अब इसको अगर नाइट्रोजन चाहिए तो इसको कैसे मिलेगा, ठीक है। ये नाइट्रोजन सबसे पहले तो मृदा में जाएगा, ठीक है, मृदा में जाएगा, और मृदा के माध्यम से ये जो है यहां पर इसके जड़ होंगे, ठीक है, जड़ होंगे, और इन जड़ों में ये जब पहुंचेगा तो ये नाइट्रोजन के फॉर्म में ही होगा अभी यहां पर, ठीक है। सिंपल सा है, बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, बट अभी सिंपली हम देख रहे हैं। मृदा के माध्यम से जो वायुमंडल है वो मृदा में पहुंचेगा और नाइट्रोजन, और मृदा से होते हुए ये नाइट्रोजन जो है यहां पर इसकी जड़ों में राइजोबियम, जीवाणु पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं ना, और वो बैक्टीरिया जो है ये N2 को NH3 में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंपल सा है, NH3 में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं, और ये NH3 जो है वो पौधों को सीधे मिल जाता है, ठीक है, पौधों को मिल जाएगा अगर, ठीक है, बस सीधा सा। अब मान लीजिए इस पेड़ पौधे हैं, छोटा छोटा पेड़ है, कोई बकरी खाई उसको, ठीक है,
बकरी खाई या इसका पेड़ का पत्ता जो है वो टूट के गिरा जमीन पर, अगर किसी बकरी ने खाया तो मान लीजिए उसके मल के रूप में मल डिकम्पोज होगा और डिकम्पोज होने के बाद वो फिर से उसमें नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से फिर नाइट्रेट से फिर दूसरे साइकिल में जाएगा, दूसरे साइकिल में जाएगा, जो पत्ता सूखेगा वो पत्ता फिर से जमीन पर गिरेगा, गिरेगा फिर डिकम्पोज होगा, फिर से नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा और यही फॉर्म चलता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से नाइट्रोजन जो है वो जीवों के विकास के लिए या जीवों के आगे बढ़ने के लिए, विकास के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन को तनु करना है, मतलब उसको पतला करना होता है ताकि वो दहन के लिए, दहन को नियंत्रित कर सके। अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न प्रकार के ऑक्सीकरण में भी ये मदद करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये तो मैं बता ही चुका हूं आपको, ये है नाइट्रोजन का मुख्य कार्य। यहीं से कई बार प्रश्न बने हैं, इनको आप देख लीजिएगा। देखिए, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो इसमें डिफाइन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा से मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है या बढ़ाते हैं? मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं। जीव जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है। ठीक है, क्या इससे मृदा में नाइट्रोजन बढ़ता है? ठीक। दूसरा है ऑप्शन, मनुष्य द्वारा कोयले को जलाना, क्या अगर कोयला जलेगा तो नाइट्रोजन निकलेगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। वनस्पति की मृत्यु, मतलब वनस्पति की मृत्यु मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई पत्ता है टूटकर गिरा तो क्या उससे नाइट्रोजन निकलेगा? ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन दिया केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन और एक दो तीन। ठीक है सभी, तो आपका क्या आंसर हो सकता है यहाँ पर? एक और तीन, बीच वाला क्यों नहीं होगा? सेकंड, इसको तो मैंने लास्ट में बता ही दिया था, तो ये तो चलो पता ही चल जाएगा। ठीक है, ये कैसे पता है और ये कैसे, ये क्यों नहीं होगा ये बताइए। हाँ, यूरिया में नाइट्रोजन होता है इस वजह से। ठीक है, उसे तो मृदा को मिल गया, और कोयले में कार्बन होता है, इसी वजह से जब भी कोयला जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होगा, ना कि नाइट्रोजन का। यहाँ पर आपको विस्तार में समझाया गया है, आप इसको पॉज करके देखिएगा, पढ़िएगा, जो नहीं समझ में आएगा फिर से पूछिएगा। फिलहाल दूसरी जो महत्वपूर्ण गैस है वो है ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल में लगभग 20% के आसपास पाई जाती है ना, 20% के आसपास। बीस परसेंट के आसपास पाई जाती है, और गैस, सभी गैसों में लगभग ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या मैं अगर आपसे एक प्रश्न करूं कि जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो क्या उस समय ऑक्सीजन थी पृथ्वी पर? क्या जैसा आज गैसेस का फॉर्म है, स्ट्रक्चर है ना, कंपोजिशन है, क्या वैसे ही था? नहीं। तो सबसे पहले उस समय जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा थी फिलहाल, तो ऑक्सीजन उस समय नहीं था, है ना। जैसे ही जब ऑक्सीजन पृथ्वी पर आया तो उसके साथ ही जीवों का अस्तित्व भी हुआ, आया। ठीक है, सभी जीवित जीव ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन अन्य तत्वों के साथ मिलकर ऑक्साइड जैसे महत्वपूर्ण यौगिक बना सकते हैं। साथ ही ऑक्सीजन के बिना दहन संभव नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, तीसरी महत्वपूर्ण गैस है पूरे वायुमंडल की, है ना, और ये 0.03% ही पाई जाती है। अगर मैं कहूं कि 0.03% ही पाई जाती है, क्या ये बढ़ घट सकती है ना। एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी गैसेस हैं जिनसे, कुछ ऐसी गैसेस हैं जो स्थिर हैं और कुछ अस्थिर हैं, है ना। कुछ स्थिर का मतलब हुआ जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन स्थिर है, इतना ही पाया जाएगा। ऑक्सीजन इतना ही पाया जाएगा, कम नहीं होगा, इससे ज्यादा भी नहीं होगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जितना है उससे ज्यादा भी हो सकता है ना। अगर मैं कहूं कि 0.03% में ही इतना हाहाकार मचा के रखा है कार्बन डाइऑक्साइड ने, अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? ठीक है, तो फिलहाल दहन के लिए, दहन का एक उत्पाद है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से
वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और इसका उपयोग भोजन बनाने और अन्य जैव भौतिकीय प्रक्रियाओं को चालू रखने के लिए करते हैं। उष्मा का एक कुशल अवशोषक होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड को जलवायु के संबंध में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं इस चीज को। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये सीधे सीधे क्लाइमेट चेंज को इंडिकेट कर रहा है। ये कह रहा है कि ऊष्मा का एक कुशल अवशोषक होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड को जलवायु के संबंध में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। स्टेटमेंट सीधे उठा के अगर यूपीएससी दे ले तो कहेंगे कि कठिन क्वेश्चन बन गया क्योंकि लंबा स्टेटमेंट है, बल्कि ये पूरे के पूरे क्लाइमेट चेंज को डिफाइन कर रहा है एक तरह से। कैसे, ग्रीन हाउस गैसेस का नाम सुना होगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कई ग्रीन हाउस गैसेस में से एक गैस है। ये बहुत ही ज्वलनशील होती है, ज्वलनशील नहीं होती, वो तो मीथेन है फिलहाल। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस में से एक है। ये सूर्य से जो किरणें आती है ना, लघु तरंगे, उनको तो आने देता है पृथ्वी की सतह तक, लेकिन पृथ्वी की सतह से जब दीर्घ तरंगे निकलती हैं या पार्थिव विकिरण होता है ना, तो उसको पूरी तरीके से वापस नहीं जाने देता। ठीक है, इसीलिए देखो तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो औसतन लगभग 15 डिग्री के आसपास है ना। और अगर ये जो 15 डिग्री है वो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उन्हीं की वजह से है। ग्रीन हाउस गैस को अभी हम देखेंगे बाद में, अभी सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का रेफरेंस ले रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो सूर्य की किरणें आती हैं उनको थोड़ा बहुत रोक लेता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाएगी तो जो सूर्य की किरणें आ रही हैं धरातल पर वो पूरी की पूरी, या कहें कि ज्यादा मात्रा में उसको रोकने लगेंगे। मैं ऐसे अगर कहूं कि ये अर्थ है, ठीक है, और इसके आसपास जो है ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ठीक, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ये अर्थ है और ये मान लीजिए ग्रीन हाउस गैस है ना, GHG। आप कभी नर्सरी गए हैं, नर्सरी में गए होंगे ना, तो वहां पर एक ग्रीन तरीके से ग्रीन टेंट लगा होगा, आपने देखा होगा। उसमें उसके अंदर जो है ना बहुत सारे छोटे छोटे पौधे रखे जाते हैं, है ना, उनकी डेवलपमेंट के, उनके विकास के लिए। तो वो ग्रीन हाउस जो है ना वो सूर्य की किरणों को आने तो देता है लेकिन उनको वापस नहीं जाने देता, जिससे कि उस ग्रीन हाउस के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बाहर की अपेक्षा काफी ज्यादा हो जाता है, काफी क्या ज्यादा हो जाता है। उसी तरीके से अर्थ के चारों ओर ऐसे ही ग्रीन हाउस बना हुआ है, ग्रीन हाउस गैस, है ना, जिसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड काफी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रेट भी होता है ना, नाइट्रेट भी पाया जाता है। फिलहाल तो अभी इनका देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है इसमें। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये जो या फिर कहें GHG है, ये सूर्य की किरणों को आने तो देता है, ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से अगर हम कहें कि ये हुआ सूर्य की किरणें हैं, हो सकता है कि इसको ये जाने दे, हो सकता है इसको भी जाने दे, और हो सकता है कि यहां पर इसको ये रोक ले, है ना, और ये इसी में ऐसे मूव करते रहे। समझ रहे हैं? तो ये क्या है, ये सूर्य की किरणें हैं, मतलब हम कहें तो ऊष्मा है, तापमान है, जो इसी में ही ट्रेवल कर रहा है, इसको बाहर नहीं जाने दे रहा है। कौन? ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं।
ये ग्रीन हाउस गैस का एक लेयर है। ठीक है, सूर्य की किरणें पृथ्वी को गर्म करती हैं, अट्रैक्ट करेगा, ये अपनी जरूरत की उष्मा लेगी पृथ्वी। अ पार्ट ऑफ द सन रेज अब्सॉर्ब बाय द अर्थ। ठीक है, अर्थ अब्सॉर्ब कर रहा है। ये देखिए कुछ एक्स्ट्रा जो गैसेस हैं वो कहें तापमान है उसको ज्यादा पड़ा। देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रेट, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना। ये देखिए जो एक्स्ट्रा थी उष्मा थी उसको ये कैप्चर कर रहे हैं, है ना, ग्रीन हाउस गैसेस जो है एक तरह से। अब ये उष्मा जो है ये इसी लेयर के अंतर्गत बनी ही रहेगी। ये देखिए वार्म द अर्थ, अर्थ को जो है ये गर्म करते हैं। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ये नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इन्हीं तीनों को ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। अब मेन इतना ही था, तो आते हैं फिर से वापस अपने को। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पर, कुछ जो उष्मा है वो ये ग्रीन हाउस गैस रोक लेती है और जिसकी वजह से ये जो अर्थ का टेम्परेचर है वो लगभग 15 डिग्री के आसपास या 16 डिग्री के आसपास बना रहता है। ये टेम्परेचर ज्यादा कब होगा, जब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। और मान लीजिए यहाँ पर अभी 3 रेज आ रही थी, इसमें से एक को ये रोक रहा था, बाकी 2 को वापस जाने दे रहा था। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर ग्रीन हाउस गैसेस में से किसी भी एक गैस की मात्रा बढ़ गई, ठीक है, यहाँ पर तीसरा भी क्या था, N2O। ठीक है, इन तीनों में से किसी एक की मात्रा बढ़ गई अगर, तो क्या होगा कि ये 3 रेज आ रही थी, इसमें से एक को जाने दिया, 2 को रोक लिया। ठीक है, इससे क्या होगा, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। इसी को बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अगर 1% जो निर्धारित है, निर्धारित क्या कहें, एक संतुलित रूप में जो भी गैसेस हैं वो पाई जा रही हैं तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, अगर उससे ज्यादा पाया जाएगा तो अभी के लिए जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो चेंज होने लगेंगी, क्योंकि उष्मा ज्यादा आने लगेगी, ज्यादा रुकने लगेगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, ये एक फैक्टर है। अभी यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस हो गया। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि ये ग्रीन हाउस गैसेस ना होती, ये ग्रीन हाउस गैसेस में जैसे CH4, CO2, N2O अगर ना होती तो पृथ्वी का तापमान कितना होता, दिन के समय बहुत ज्यादा हो जाता और रात के समय बहुत ठंडा हो जाता। ठीक है, मतलब अगर हम कहें तो रात के समय -20 के आसपास टेम्परेचर हो सकता था, रात के ही समय नहीं, अगर हम तापांतर भी कहें तो हाँ तापांतर भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो दिन के समय तापमान बहुत ज्यादा हो जाता और रात के समय बहुत कम हो जाता, तो -20 डिग्री के आसपास होता। तो क्या 40 डिग्री का हम डिफरेंस झेल सकते थे? नहीं, है ना। तो जीवन का अस्तित्व जो है वो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से भी है। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर यही बात की जा रही थी कि ऊष्मा का एक कुशल अवशोषक होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड को जलवायु के संबंध में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और प्रेजेंट सिनारियो में पेरिस सम्मेलन सुना होगा आपने, क्योटो प्रोटोकॉल सुना होगा, है ना। ये जो सम्मेलन है इसमें क्या है कि अभी हमारा जो 3 गैसेस हैं, CH4 मतलब मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों गैसेस में से कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन सबसे ज्यादा हो रहा है। ठीक, खासतौर पे उसके बाद क्या कहते हैं औद्योगिकरण के बाद, है ना, औद्योगिक क्रांति जब से हुई तब से कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार इमिशन हो रहा है और उससे जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी बढ़ गई है। ये बात उसी बात को बतला रहा है ना। उष्मा बजट में कार्बन डाइऑक्साइड को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में जाना जाता है। उष्मा बजट हम सूर्यातप में देखेंगे कि उष्मा बजट क्या है ना। ये देखिए यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये
सूर्य है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, कुछ प्रकाश तो बाहर चला जा रहा है, जबकि कुछ इसी लेयर के अंदर और पृथ्वी के सरफेस के बीच में ट्रेवल कर रहा है। इससे क्या है कि जो पृथ्वी का तापमान है वो लगभग थोड़ा सा ज्यादा है, 15 डिग्री या 16 डिग्री के आसपास है। अगर इसकी मात्रा, ये ग्रीन हाउस गैसेज में से किसी भी गैस की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है। जीवाश्म ईंधन, तेल, कोयला और प्राकृतिक गैस जलने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत चिंताजनक दर से बढ़ रहा है। ये सब तो हम डिस्कस कर चुके हैं। वायुमंडल में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का अर्थ है अधिक ऊष्मा अवशोषण। इससे वायुमंडल के निचले स्तर पर तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है और जिससे जलवायु में भारी परिवर्तन आ सकता है। ये रहा जलवायु, वो कार्बन डाइऑक्साइड। अब आगे जो गैस है वो इंपॉर्टेंट है काफी, ओजोन है ना। ओजोन का मतलब O3, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल, सॉरी ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल होंगे। एक पूर्ण ऑक्सीजन होगा और एक नवनिर्मित ऑक्सीजन होगा। जब ये दोनों मिलेंगे तो इससे ओजोन का निर्माण होगा, है ना। ओजोन O3 वायुमंडल में एक और महत्वपूर्ण गैस है जो वास्तव में एक प्रकार का ऑक्सीजन अणु है, जिसमें 2 के बजाय 3 परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन अगर 2 है, 2 परमाणु हैं तो उसको ऑक्सीजन बोलेंगे, लेकिन अगर उसके ऑक्सीजन के ही 3 परमाणु एक साथ हो जाएंगे तो उसको ओजोन बोला जाएगा, ओजोन गैस बोली जाएगी। यह वायुमंडल के आयतन के हिसाब से देखें तो 0.0005% पाया जाता है और असमान रूप से वितरित है। ये पृथ्वी से जब हम 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे ना तो लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में देखेंगे तो एक ओजोन परत पाई जाती है जहां पे ओजोन गैस मिलती है। यहाँ पर ओजोन की सांद्रता सबसे ज्यादा है। वैसे तो ओजोन गैस आसपास पाई जाएगी लेकिन वहां पर इकट्ठी हो जाती है ना। ओजोन सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वायुमंडल में लगभग नगण्य मात्रा में पाई जाने वाली अन्य गैसें नियान, हीलियम, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, मीथेन आदि हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ओजोन को थोड़ा समझ लेते हैं। अगर ओजोन लेयर ना हो तो क्या सूर्य से जितनी भी किरणें आती हैं क्या वो इंसानों या फिर कहीं जीवों के जीवन के लिए सही हैं? सभी सही होती हैं क्या? बल्कि कुछ ऐसी भी किरणें होती हैं जो पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को खतरा, मतलब क्वेश्चन मार्क लगा सकती हैं, है ना। तो यहाँ पर 2-3 तरह की हैं गैसेस। अगर हम कहें तो अल्ट्रा वायलेट, है ना, अल्ट्रा वायलेट किरणें, परावैंगनिक किरणें A, B और C। तो जो C टाइप की है ना वो काफी खतरनाक होती है और इतनी खतरनाक होती है कि वो DNA में चेंजेस ला सकती है ना। कैंसर का कारण बन सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, DNA में चेंजेस आ सकते हैं। ये पूछा गया प्रश्न है कि अगर परावैंगनिक ये ओजोन लेयर ना हो तो जीवों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जीवों का जो DNA है ना, बेसिक है उनका, वो खत्म हो जाएगा, वो टूट जाएगा, समझ रहे हैं। और कैंसर, स्किन कैंसर होने लगेगा। ठीक है, सीधी सी बात है। अब आपने सुना भी होगा कि ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन का क्षरण हो रहा है। ये जो ओजोन गैस है ना इसका क्षरण, अगर इसमें होल होने लगेगा, अगर होल होगा तो ये अल्ट्रावायलेट जो सी किरणें हैं ना वो पृथ्वी के सतह पर पहुंचेंगी और हमारे स्किन पर जब पड़ेंगी तो बर्न होने लगेगा और जिससे स्किन कैंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ओजोन लेयर कितनी इंपॉर्टेंट है इसको तो मुझे नहीं लगता कि बताना चाहिए और ज्यादा, आप समझ ही गए होंगे। बाय द वे, लगभग हम कहें कि 100 साल पहले, है ना, रेफ्रिजरेटर आया, सुना होगा, फ्रिज पानी ठंडा करने के काम आता है। ठीक है, कई सारे कामों के लिए आता है लेकिन फिलहाल रेफ्रिजरेटर है ना लगभग 100 सालों पहले आया। तो उसमें जो है ना कुछ गैसेस यूज की गई, वो गैसेस अगर लीक हो जाती हैं तो वो ओजोन के साथ क्रिया करती हैं, वायुमंडल में निकलेंगी। वो जो गैस रेफ्रिजरेटर में यूज की जा रही थी वो रेफ्रिजरेटर से अगर किसी भी तरीके से लीक हो जाए तो वो सीधे सीधे ओजोन लेयर पर पहुंचेगा और ओजोन के साथ वो जो है क्रिया करके ओजोन को तोड़ने का काम करेगा, है ना। फिर से वो दो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल को अलग कर देगा। ठीक है, ये रेफ्रिजरेटर जो शुरुआत का था एकदम उससे किया गया। तो 1960 तक आते आते ना बहुत सारे ऐसे भी विशेषज्ञ निकले जो क्लाइमेट चेंज होने की बात करने लगे। उन्होंने कहा कि हमने विकास के नाम पर बहुत सारी हमने कहा कि विकास के नाम पर हम लोगों ने बहुत सारी गैसेस
इवॉल्व कर दी, जिससे हमारी ओजोन लेयर जो है ना वो उसका क्षरण हो रहा है, उसमें होल हो रहा है। ओजोन अगर नहीं रहेगा तो फिर से वही अल्ट्रावायलेट जो सी किरणें हैं वो पृथ्वी तक पहुंचेंगी और स्किन कैंसर का कारण बनेगी। 1960 के दशक में खूब चर्चा में रहा और 1980 तक आते आते जो है विश्व में सरकारों पर काफी दबाव आने लगा और उस दबाव के चलते सरकार को भी जो है आगे कदम बढ़ाना पड़ा और 1986 के आसपास जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ और उस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संबंध में बोला गया कि जो रेफ्रिजरेटर में गैसेस यूज की जा रही हैं या तो उनको ऐसी गैसेस हो जो ओजोन को नुकसान ना पहुंचा रही हो या फिर रेफ्रिजरेटर ही बंद कर दो। तो हमारे पास क्या ऑप्शन था कि भाई रेफ्रिजरेटर तो अब बंद नहीं हो सकता, कुछ ऐसी गैसेस का इस्तेमाल करें जिससे कि कम से कम ओजोन का क्षरण हो। अभी भी नहीं बात की गई कि क्षरण हो ही ना, है ना, वो क्षरण का मतलब ह्रास होना, कम होना, तो उसकी भी बात नहीं की गई। हमने उसके स्थान पर दूसरी गैसेस जैसे कि CFC का यूज करने लगे, है ना, HFC की जगह पे CFC का यूज करने लगे, है ना, आसपास ही। तो ऐसी गैसेस जो हैं और उनका यूज होने लगा और फिर उसके बाद CFC से भी काम नहीं चला और उससे भी हालांकि हमने काफी कुछ कवर तो कर लिया। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है सिर्फ रेफ्रिजरेटर ही नहीं था, उसमें जैसे AC भी आता है, इस तरीके से जो भी कूलिंग वाले होते हैं ना मशीन है, उनसे जो है वो ऐसी गैसेस निकलती हैं जिसके माध्यम से ये अल्ट्रावायलेट ओजोन लेयर का डिप्रेशन होता है। हालांकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जो है इस पर हमने काफी नियंत्रण पा लिया है। अभी भी जहां पर होल हुआ था उसको काफी कवर कर लिया है, सीधा सा है। फिलहाल अभी इसको काफी अच्छे से जो है ना वो हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट में जहाँ पे ओजोन का डिप्लेशन हमें पढ़ना होगा, ठीक है। फिलहाल जलवाष्प के बारे में बात करें तो जलवाष्प जो है वो पूरे एटमॉस्फेयर की बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है। अगर ये ना हो तो शायद वर्षा ना हो, है ना, वर्षा नहीं होगी। तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% के आसपास पाई जाती है। वायु में जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता को प्रति ग्राम घन मीटर में मापा जाता है और जलवाष्प पानी की गैसीय अवस्था है। यह वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में चला जाता है और वहां पर संघनन के माध्यम से बादलों का निर्माण करता है ना। वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प ने पृथ्वी पर जीवन को काफी सुगम बनाया हुआ है या संभव बनाया हुआ है। जलवाष्प की अधिकतम मात्रा गर्म आर्द्र क्षेत्रों में तथा सबसे कम मात्रा शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। गर्म आर्द्र कौन से क्षेत्र होंगे? जो विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र होंगे, यहाँ पर तापमान थोड़ा ज्यादा होगा, जहां पर वाष्पोत्सर्जन होगा। और सबसे कम कहाँ पे होगा? ध्रुवीय क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में होगा। सामान्यतः जलवाष्प की मात्रा निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर घटती रहती है ना। निम्न अक्षांश कौन से होंगे? विषुवतीय क्षेत्र होगा और जो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र होंगे वो विषुवतीय क्षेत्र। इसी प्रकार ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ भी इसकी मात्रा घटती जाती है। जलवाष्प वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से वायुमंडल में पहुंचता है। महासागरों, नदियों, समुद्रों, तालाबों, झीलों से वाष्पीकरण होता है। पेड़ पौधों, जीवित प्राणियों को कुछ लिखा है यहाँ पे, मिस्टेक है, मिसप्रिंट है, ठीक है। तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा तापमान पर निर्भर करती है। जब वायु का तापमान बढ़ता है तो वायु में जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है और जब वायु का टेम्परेचर काफी कम हो जाएगा, है ना, तापमान कम होगा, तो फिर वायु में आर्द्रता या कहें कि जलवाष्प धारण करने की क्षमता काफी कम हो जाती है। सिंपल सा कहें कि ध्रुवीय क्षेत्रों में जो जलवाष्प है वो सबसे कम पाया जाएगा हवाओं में, और जो ध्रुवीय विषुवतीय क्षेत्र होगा वहां पर जो हवाएं पाई जाएंगी वहां पर जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक होगी। यही कारण है कि विषुवतीय रेखा के आसपास, विषुवतीय क्षेत्र के आसपास देखेंगे तो दोपहर तक जो है ना बादल काफी कहेंगे, आसमान साफ होगा, वाष्पीकरण होगा, खूब टेम्परेचर ज्यादा होता है, वाष्पीकरण होगा और दोपहर के बाद जो है वहां पे बारिश होती है ना, बादलों का निर्माण होगा, संघनन की प्रक्रिया होगी और फिर उसके बाद बारिश होगी, ठीक।
यही है, धूल के कण भी पाए जाते हैं। धूल के कण आमतौर पर वायुमंडल की निचली परतों में पाए जाते हैं। आपने PM 2.5 और PM 10 का नाम सुना होगा, ठंडियों में खास तौर पे। दिल्ली में, दिल्ली के लिए सुना होगा कि दिल्ली में जो है वो PM 2.5 और PM 10 की मात्रा जो है बढ़ गई है ना। तो PM क्या है, पार्टिकुलेट मैटर बोला जाता है, पार्टिकुलेट मैटर। और ये इतने छोटे छोटे होते हैं कि ये हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और इससे हमारा जो श्वसन तंत्र है ना उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अस्थमा जैसी बीमारियां हो सकती हैं, जिनको पहले से है उनको ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो धूल के कण पाए जाते हैं। ये कण रेत, धुएं, समुद्री नमक के रूप में पाए जाते हैं। वायुमंडल में धूल के कण पदार्थ वही है, धूल, मिट्टी, ज्वालामुखी विस्फोट, प्रदूषण, उल्काओं के, इनसे उल्काओं जैसे इनके स्रोत होते हैं। मतलब अगर वायुमंडल में जो धूल के कण हैं उनका स्रोत क्या होगा, ज्वालामुखी हो सकता है, नमक के कण छोटे छोटे हो सकते हैं जो हवाएं उनको अपने साथ कैरी कर सकती हों, रेत हो सकती है, उल्कापिंड है, कोई प्रदूषण है, मान लीजिए प्रदूषण हो रहा है, मान लीजिए कोई कंपनी है उससे छोटे छोटे कण उत्सर्जित हो रहे हैं तो उससे भी धूल के कण एटमॉस्फेयर में मिलेंगे। रेत के कणों का वायुमंडल में महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये धूल के कण जलवाष्प के संघनन में सहायता करते हैं। संघनन के दौरान जलवाष्प, एक बात और, संघनन धूल के कणों के आसपास ही होता है ना। अगर धूल के कण नहीं होंगे तो जलवाष्प नहीं बनेगी, संघनन की प्रक्रिया ही नहीं होगी, है ना। ये जो धूल के कण होते हैं, पृष्ठ तनाव सुना होगा आपने, तो ये पृष्ठ तनाव के माध्यम से ही जल कणों का निर्माण होता है ना। ये धूल के कण जो है उन्हीं के सराउंड में, उसके आसपास जो है वो बूंदों का निर्माण होता है ना। वही बात कही जा रही है कि संघनन के दौरान जलवाष्प इन धूल कणों के चारों ओर बूंदों के रूप में संघनित हो जाती हैं और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप बादल बनते हैं और वर्षा संभव हो पाती है। तो अगर हम कहें कि अगर धूल के कण नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी, ठीक है। तो जो भी कुछ हमारे नेचर में है, एटमॉस्फेयर में है, वो अपनी एक इंपॉर्टेंस है उसकी। अगर उसमें से कोई भी एक चीज नहीं रहेगी तो हमें बहुत बुरी तरीके से इंपैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर रहा है, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर है। ठीक है, अब इसके बाद का जो चैप्टर है वो हम कल पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग वायुमंडल की संरचना पढ़ेंगे खास तौर पे, है ना। तो इतना रिवीजन कर लीजिएगा। कल इससे रिलेटेड प्री और मेंस के जो भी क्वेश्चन होंगे उसको भी सॉल्व करेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर में आए हैं, है ना। तो साथ साथ में इसको चलता रहेगा, ठीक है। बाकी इसका जो नोट्स है वो आपको PDF के रूप में स्टडी मटेरियल में और कमेंट बॉक्स में पिन करके मिल जाएगा आपको, ठीक है। इतना रखते हैं आज।